हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लिप कोटलर का सेकंड चैप्टर, जो कि है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ दोनों से। ठीक है, तो इसका ना पढ़ने से पहले इन्होंने एक HP का एग्जांपल दे रहा है कि जो HP है उन्होंने ना क्या गलती करी, उसको कैसे सुधारा, क्या उन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो इस पहले है डेवलपिंग द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ओवर टाइम रिक्वायर्स अ ब्लेंड ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कि ना राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ओवर टाइम मतलब टाइम के साथ में ना डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि टाइम के साथ चेंज होते रहना चाहिए आपको। ठीक है, और एक डिसिप्लिन भी चाहिए आपको। फ्रेंड्स मस्ट स्टिक टू अ स्ट्रेटेजी बट ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव इट। मतलब कि जो कंपनीज है उनको ना स्ट्रेटेजी अपने साथ स्टिक भी रहना चाहिए और उसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव इनोवेट भी करना चाहिए। इन टूडेज फास्ट चेंजिंग मार्केटिंग वर्ल्ड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज इज क्रूशियल बट चैलेंजिंग एज HP हैज़ बीन फाइंडिंग आउट। मतलब आज के समय में मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर आइडेंटिफाइंग करना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो गया ये। ठीक है, क्यों हो गया, कैसे हो गया, वही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, HP का एक बार एग्जाम्पल इसको पढ़ लेते हैं। अ ट्रू टेक्नोलॉजी पायनियर HP हैज़ एनकाउंटर्ड मच डिफिकल्टी इन रिसेंट ईयर्स, culminating in a massive quarterly charge of more than $9.5 billion in 2012, its biggest ever. Of the total, $8 billion was a write-down in the value of his IT services unit as the result of a disastrous acquisition of EDS। मतलब कि 9.5 बिलियन 2012 में कमाया था और 8 मिलियन लग गया था। और ना जो EDS कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था वो भी एक डिजास्टर, मतलब कि एक घाटे का सौदा रहा था। रेवेन्यू फॉर द यूनिट ड्रॉप व्हेन कस्टमर्स स्टॉप्ड साइनिंग लार्ज लॉन्ग टर्म आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट वर एट द कोर ऑफ द यूनिट्स बिजनेस मॉडल। मतलब कि ये जो कंपनी है इनका सबसे ज़्यादा ड्रॉप कब हुआ था, मतलब कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ड्रॉप कब हुआ था, जब ना जो कस्टमर्स है उन्होंने ना जो लॉन्ग टर्म आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत दिनों से, बहुत सालों से कर रहे थे, उन्होंने अब धीरे धीरे ना, मतलब कि और जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं उन्होंने धीरे धीरे अब लेना बंद कर दिया था। ठीक है, और यही तो इनका मतलब, यही जो कस्टमर्स थे जो कि ना लॉन्ग टर्म आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर्स थे, यही इनके यूनिट था बिजनेस मॉडल का, अब उन्होंने लेना बंद कर दिया। A feud with Oracle among other factors hurt HP sales of large servers to business customers in a maturing। मतलब कि ना इससे इनके जो क्या बोलते हैं सेल्स हुआ था वो बहुत ज़्यादा उसको हर्ट हुआ था, नुकसान पहुंचा था। इन अ मैच्योरिंग मार्केट विथ फ्यू गुड न्यू प्रोडक्ट्स PC sales slowed so much that HP announced it was exiting the business। Printer and ink sales dropped as consumers began to print less। ठीक है, अब इसमें बताया कि जो PC की सेल्स थे वो भी ना बहुत कम होने लग गई थी, तो HP ने ना उस बिज़नेस को एग्ज़िट करने तक का सोच लिया था। और जो ना क्या बोलते प्रिंटर इंक उनकी भी सेल ड्रॉप हो गई थी। क्या आपको पता आजकल बहुत हम प्रिंट लेस करते हैं क्योंकि सब डिजिटल हो चुका है। न्यू CEO मैग विटमैन वोव टू इंक्रीज द कंपनीज एम्फेसिस ऑन डिज़ाइन, recognizing the PC group to come up with a clear minimalist sensibility। उसके यहाँ जो CEO आए थे, नए CEO आए थे मैग विटमैन, उन्होंने वो टू मतलब कि उन्होंने बोला कि ना जो कंपनी है उनको इंक्रीज़ करना चाहिए एम्फेसिस वो PC की डिज़ाइन पे, और जो PC उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए PC के ग्रुप को। ठीक है, और उनको ना एक विद अ क्लियर मिनिमलिस्ट सेंसिबिलिटी के साथ में। Admitting that the company did not yet have a strategy for mobile phones, Whitman acknowledged there was much work to be done। ठीक है, ये तो बाद में उन्होंने जो कहा था उसके बारे में क्या है। और तो ये वाला साइड वाले पढ़ लेना कि चैप्टर कैसे बिगेन होता है। दिस चैप्टर बिगेन बाय एग्जामिनिंग सम ऑफ द स्ट्रेटेजिक marketing implication in creating customer value। We'll look at several perspectives on planning and describe how to draw up a formal marketing। ठीक है, कि फॉर्मल मार्केटिंग प्लान में कैसे बना सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट जो आज का हमारा मेन टॉपिक है
वो है द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक मार्केटिंग कस्टमर वैल्यू को समझ लेते हैं। मार्केटिंग कस्टमर वैल्यू क्या हो, मतलब द टास्क ऑफ एनी बिजनेस टू डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट। हर एक बिजनेस का होता है कि उनको कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करनी है प्रॉफिट के साथ में, तभी तो आगे और कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करा पाएंगे वो। A company can win only by fine-tuning the value delivery process and choosing, providing and communicating superior value to increasingly well-informed buyers। जो कंपनी है वो विन कर सकती है ओनली बाय फाइन ट्यूनिंग द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस एंड चूजिंग, प्रोवाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यू। वो भी किन के साथ में, जो कि ना इंक्रीज जो वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स हैं। सो हम आज के टॉपिक पे आते हैं, द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। द ट्रेडिशनल बट डेटेड व्यू ऑफ मार्केटिंग इज दैट द फर्म मेक्स समथिंग एंड देन सेल्स इट, with marketing taking place during the selling process। Sorry। Yes, so companies that take this view succeed only in economics marketed by good। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है कि जो ट्रेडिशनल जो आउटडेटेड हो चुका है अभी, बट डेटेड, हाँ ठीक है, जो कि ना डेटेड है, वो क्या है कि ना हम मार्केटिंग कब करेंगे, सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद में ना हम उसको सेल करने की कोशिश, मतलब उसके बाद में मार्केट करेंगे। ठीक है, कि ना पहले बनाना, उसके बाद में मार्केट करना, उसके बाद में सेलिंग प्रोसेस को लेके आना। और ये जो कंपनीज का वीओ है कहाँ पे चल सकता है, जहाँ पे इकोनॉमीज़ है ऑफ स्केल चलता है, जहाँ पे ना जो गुड शॉर्टेजेस है, और जहाँ पे ना क्वालिटी और फीचर्स और स्टाइल को नहीं देखा जाता। जैसे कि बेसिक स्टेपल गुड्स इन डेवलपिंग मार्केट। स्टेपल गुड्स मतलब कि जैसे गोल्फ बोलते हैं, तो गोल्फ के किट में क्या आते हैं, गोल्फ के बॉल भी आते हैं, तो उसकी कोई डिज़ाइन वो कुछ नहीं देता, वो एक स्टेपल गुड्स है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर तो चल सकती है, पर जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं देखा जाता, जहाँ पे क्वालिटी ये सब देखा जाता है, वहाँ पर आप ये चीज़ नहीं चला सकते। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं आती है, तो आगे देखते हैं। इन इकोनॉमीज विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ईच विद इंडिविजुअल वांट्स, परसेप्शंस, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग क्राइटेरिया, द स्मार्ट कॉम्पिटिटर मस्ट डिज़ाइन एंड डिलीवर ऑफरिंग्स फॉर वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट्स। मतलब इसमें क्या कहा है कि ना जो इकोनॉमीज़ है, जो कि जहाँ पर मतलब क्वालिटी देखी जाती है, वहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, और वहाँ पर ना हर एक बंदे की अपनी इंडिविजुअल वांट्स होती है, हर एक का अपना अपना परसेप्शन होता है, हर एक का अपना अपना प्रेफरेंसेस होती हैं, और उनको बाइंग क्राइटेरिया भी अपना अपना अलग होता है। तो जो स्मार्ट कंपटीटर को उसको ऐसा कुछ डिज़ाइन करना होगा और ऐसा कुछ डिलीवर करना होगा फॉर वेल इन डिफाइंड टारगेट मार्केट्स। मतलब कि जो कि उसने टारगेट मार्केट बनाया, उनको ना अच्छे से ना डिज़ाइन करके अच्छे से प्रोडक्ट को अच्छे से डिलीवर करना होगा, अच्छी ऑफरिंग्स देनी होगी। ठीक है, दिस रियलाइजेशन इंस्पायर्ड अ न्यू व्यू ऑफ बिजनेस प्रोसेस दैट प्लेस मार्केटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग मार्केटिंग एंड सेलिंग। कंपनीज नाउ सी देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ अ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि जब पहले की जो ओवन ऊपर बात करी थी, जिधर इकोनॉमिक्स उधर क्या करते थे कि वो ना मतलब कि दिस बाइंग लाइक या दिस रिलेशन इंस्पायर्ड अ न्यू व्यू ऑफ बिजनेस दैट। अच्छा ठीक है, तो ये जो अभी है ना न्यू क्राइटेरिया, ये क्या एम्फेसिस कर रहा है, अभी ना बिजनेस को भी इंस्पायर्ड कर रहा है कि आप मार्केटिंग पहले करो बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग में, और इंस्टेंट ऑफ एम्फेसाइजिंग मेकिंग एंड सेलिंग, मतलब कि मेकिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट को बनाने और सेल करने पे जोर डालने से अच्छा है कि कंपनीज को ना एज एन पार्ट ऑफ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस अपने आप को देखना चाहिए, और उनको कस्टमर की नीड और वांट्स को समझना चाहिए। ठीक है, वी कैन डिवाइड द वैल्यू क्रिएशन डिलीवरी सीक्वेंस इनटू 3 फेसेस। ये 3 फेसेस में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट होता है चूजिंग द वैल्यू इज़ द होम, मतलब कि हम जिस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं उसको क्या वैल्यू अच्छी लगती है, उसको क्या वैल्यू चाहिए, ये क्या हो सकता है, हमारा होमवर्क हो सकता है, जो कि मार्केटर्स को हमेशा करना चाहिए प्रोडक्ट एग्जिस्ट होने से पहले। दे मस्ट सेगमेंट द मार्केट। ठीक है, वही उनको सेगमेंट मार्केट करना चाहिए, उसको मार्केट को फिर टारगेट करना चाहिए, और उसको अप्रोप्रिएट हमें मतलब कि टारगेट करने के बाद में ऑफरिंग वैल्यू पोजिशनिंग करनी होती है, जो कि हमने पढ़ा था द फॉर्मूला सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ठीक है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। इज द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, मतलब कि ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का मेन चीज़ है। वो क्या से STP सेगमेंट से टारगेटिंग पोजीशन, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो।
तभी तो आगे वैल्यू देखोगे आप। होमवर्क कब करोगे? तब आप जब आपको पता होगा कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, ठीक है। द सेकेंड फेज इज प्रोवाइडिंग द वैल्यू। सेकेंड फेज क्या होता है? उस वैल्यू को प्रोवाइड करना। मार्केटिंग मस्ट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और मतलब कि उनको ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट की फीचर, प्राइसेस और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ देखना चाहिए और उनको वो ना वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। सब आता है सेकंड फेज में। और जो थर्ड फेज में काम आता है वो होता है कम्युनिकेटिंग। मतलब कि ना वो कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेट? इंटरनेट के थ्रू, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स एंड एनी अदर communication tools to announce and promote the product. The value delivery process begins before there is a product and continues through development and after launch. Each phase has cost implication. अब यही है इसमें जहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल काम नहीं करते। मतलब अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, उधर यही चलेगा जिधर कि आपको ना वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस है ना, मतलब कि वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? बिफोर द प्रोडक्ट एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूज थ्रू डेवलपमेंट आफ्टर लॉन्च। और वो ना हमेशा इनोवेट को करना पड़ेगा, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, लाइक उसको हमेशा इनोवेट करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे द वैल्यू चेन के बारे में।